आज हम एक ऐसे केस पर बात करेंगे जिसने वाकई पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। निर्भया कांड यानी 2012 का वो दिल्ली गैंगरेप और मर्डर केस। हमारे पास कोर्ट रिकॉर्ड्स हैं, स्टेट बनाम राम सिंह एवं अन्य। तो हम उसी के आधार पर बात करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि समझें असल में क्या हुआ था, ये कानूनी लड़ाई इतनी लंबी क्यों चली और समाज और कानून पर इसका असर क्या रहा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात है 16 दिसंबर 2012 की रात की, दिल्ली में। एक 23 साल की पैरामेडिकल स्टूडेंट थी और उनके एक दोस्त, वो एक प्राइवेट बस में चढ़े। हाँ, और उस बस में पहले से 6 लोग मौजूद थे, जिन्होंने पहले दोस्त को पीटा बहुत बुरी तरह। और फिर उस लड़की के साथ मतलब बेहद वहशी तरीके से गैंगरेप किया, लोहे की रॉड से हमला भी किया। बहुत ही भयानक। फिर दोनों को चलती बस से नीचे फेंक दिया गया। जी। और चोटें इतनी ज्यादा थीं, इतनी गंभीर अंदरूनी चोटें थीं कि करीब 13 दिन बाद 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई। और इस जुर्म की आप कह सकते हैं वहशत को अदालतों ने भी माना, बार बार माना। हाँ। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो इसे पशु जैसा बर्बर और राक्षसी कहा था। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट ने इसे विनाशकारी, शैतानी, बर्बर और रोंगटे खड़े कर देने वाला बताया। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर था। 6 लोग थे इसमें, जैसा आपने कहा, और उनमें एक नाबालिग भी था उस वक्त। हाँ, ये भी एक अहम बात थी। खैर, पुलिस ने कार्रवाई तेज की थी, है ना? हाँ, पुलिस ने बहुत तेजी दिखाई। कुछ ही दिनों में सारे आरोपी पकड़ लिए गए। उन पर रेप, मर्डर, डकैती, कई संगीन धाराएं लगाई गई। एफआईआर दर्ज हुई। और फिर सुनवाई के लिए? हाँ, सुनवाई तेजी से हो सके इसके लिए जो बालिग आरोपी थे उनके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी गई, एक खास अदालत। लेकिन इसी बीच एक और घटना हुई। वो मुख्य आरोपी की मौत, राम सिंह। हाँ, बिल्कुल। मुख्य आरोपी राम सिंह, उसकी तिहाड़ जेल में ही मौत हो गई। कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली। तो बचे 4 बालिग दोषी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला कब आया? फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सितंबर 2013 में फैसला सुनाया। चारों बालिग दोषियों मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता को मौत की सजा दी। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना। मतलब दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभ। जी, ऐसे मामले जो समाज को अंदर तक हिला दें। फिर मामला हाई कोर्ट गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मार्च 2014 में सजा बरकरार रखी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी मई 2017 में। तो तीनों स्तरों पर मौत की सजा कंफर्म हुई। हाँ, लेकिन जैसा आपने पहले कहा, एक आरोपी नाबालिग था। उसका क्या हुआ? हाँ, वो एक अलग मामला चला। हाँ, उस पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अलग से मुकदमा चला, और कानून के हिसाब से उसे जो अधिकतम सजा मिल सकती थी वो थी 3 साल सुधार गृह में। वो अपनी सजा पूरी करके 2015 में रिहा भी हो गया। इस पर बहुत बहस हुई थी उस समय। हाँ, काफी विवाद हुआ था। अच्छा, और जो बालिग दोषी थे उन्होंने भी तो अपील की होगी, दया याचिका वगैरह? बिल्कुल, उन्होंने सजा कम करवाने की पूरी कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में पहले पुनर्विचार याचिकाएं डाली, फिर क्यूरेटिव याचिकाएं। क्यूरेटिव याचिका तो मतलब बिल्कुल आखिरी रास्ता होता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सब खारिज हो गई। और राष्ट्रपति के पास दया याचिका? वो भी भेजी गई, लेकिन वो भी नामंजूर हो गई। और फिर आखिरकार सजा हुई। हाँ, आखिरकार पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद लगभग 7.25 साल लग गए। 20 मार्च 2020 की सुबह उन चारों दोषियों को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। सजा तो मिल गई, लेकिन इस केस का असर वो शायद सजा से कहीं ज्यादा बड़ा था। बिल्कुल, अदालतों से बाहर समाज पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। हाँ, वो जो हुआ इसके बाद पूरे देश में जैसे एक उबाल आ गया था। लोग सड़कों पर थे, दिल्ली में, बाकी शहरों में, यहाँ तक कि विदेशों में भी प्रदर्शन हुए। महिलाओं की सुरक्षा वो अचानक नेशनल एजेंडा बन गया। सही कहा। और मीडिया ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। पीड़िता की पहचान गुप्त रखी और उनके साहस को देखते हुए उन्हें एक नाम दिया, निर्भया। निर्भया यानी निडर। और इसी जन आक्रोश और बहस का नतीजा था कि कानून में बड़े बदलाव हुए। सरकार पर भारी दबाव था। उन्होंने जस्टिस जेएस वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, फौरन। हाँ, वर्मा कमेटी। जी, और उस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 पास हुआ। ये बहुत अहम कानूनी सुधार थे। क्या थे ये सुधार, मतलब मोटे तौर पे? कई चीजें थीं। एक तो रेप की जो कानूनी परिभाषा थी उसे और साफ किया गया, उसका दायरा बढ़ाया गया, क्योंकि इस केस ने दिखाया था कि पुराने कानून शायद हर तरह के यौन हमले को कवर नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। फिर आईपीसी में नई धाराएं जोड़ी गईं, 376A से 376E तक। कुछ खास तरह के रेप के मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया। और सिर्फ रेप ही नहीं,
एसिड अटैक है, या किसी का छिपकर वीडियो बनाना है जिसे वॉयरिज्म कहते हैं, या पीछा करना, स्टॉकिंग, इन सब के लिए भी सजा सख्त कर दी गई। और वो नाबालिग वाला मुद्दा, उस पर भी कुछ हुआ? हाँ, उस पे भी बहुत बहस हुई और आखिरकार जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में बदलाव किया गया। नया कानून ये कहता है कि अगर 16 से 18 साल का कोई किशोर कोई बहुत ही जघन्य अपराध करता है, जैसे रेप या मर्डर, तो खास परिस्थितियों में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड तय कर सकता है कि उस पर बालिग की तरह मुकदमा चलाया जाए या नहीं। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक क्राइम केस नहीं रहा। ये भारत में यौन हिंसा के खिलाफ जो लड़ाई है, उसमें एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हाँ बिल्कुल, इसने न सिर्फ कानूनों को बदलने पर मजबूर किया, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा, समाज में पितृसत्ता की सोच और इंसाफ कैसे मिले, इस पर एक राष्ट्रीय बहस शुरू की। एक जागरूकता आई। बिल्कुल। पर इसमें एक दूसरा पहलू भी है। इंसाफ मिलने में 7 साल से ज्यादा का वक्त लगा। ये हमारी न्याय व्यवस्था की जो प्रक्रिया है, उसकी लंबाई और जटिलता को भी दिखाता है। सही बात है। तो ये केस एक तरफ कानूनी सुधारों की जरूरत दिखाता है, और दूसरी तरफ न्याय मिलने में जो चुनौतियां हैं, जो देरी होती है, उसे भी उजागर करता है। दोनों का प्रतीक बन गया ये। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचने वाली बात है कि 2012 के बाद कानून तो काफी बदले, सख्त भी हुए, पर पिछले एक दशक में जमीनी हकीकत पर क्या असर पड़ा है? इन कानूनों का असल में अमल कितना हो पा रहा है और समाज की सोच में कितना बदलाव आया है, ये शायद हमें सोचना होगा।